हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम विहार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास में हम पढ़ रहे थे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम हमने देखा था। सबसे पहले भारत में पुर्तगीज आए, तो पिछले लेक्चर में हमने पुर्तगीज के बारे में अध्ययन किया था। पुर्तगीज के बाद भारत में डच आते हैं। तो आइए हम आज डचों का अध्ययन करेंगे। डचों के बाद अंग्रेज़ों का भी अध्ययन करेंगे। तो डच कौन थे? तो वर्तमान का जो नीदरलैंड देश है, यूरोपीय कंट्री का एक देश है नीदरलैंड, उसे ही पहले हॉलैंड कहते थे। तो हॉलैंड या फिर नीदरलैंड के निवासियों को ही डच कहा जाता है। तो नीदरलैंड के जो निवासी थे यानी डच, वे भारत में 1602 ईस्वी में आए और उनकी जो कंपनी की स्थापना भी 1602 ईस्वी में ही हुई थी। तो इस प्रकार यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डचों का जो आगमन है वो 1602 ईस्वी में होता है और डचों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना 1602 ईस्वी में ही हुई थी। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि उनकी जो डचों की भारत में पहली व्यापारिक कोठी कहाँ थी। तो डचों की भारत में पहली व्यापारिक कोठी आंध्र प्रदेश तट पे मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में स्थापित की गई थी। दोस्तों, मसूलीपट्टनम पूर्वी तट पे स्थित है और हम भारत को मैप को देखें यहाँ पे, तो जो आंध्र प्रदेश राज्य है पूर्वी तट पे, उस तट पे मसूलीपट्टनम स्थित है। तो वहाँ पे डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। इसके बाद हम उसके अन्य व्यापारिक केंद्रों की बात करें तो पुलिकट, इसके अलावा चिनसुरा और कासिम बाजार भी डचों के भारत में प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। दोस्तों, किसी भी हम यूरोपीय कंपनियों का अध्ययन करते हैं तो उनके प्रथम व्यापारिक कोठी के बारे में हमें जानना होता है। इसके अलावा बंगाल में जो उनके प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे उसके बारे में भी हमें जानना होता है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि बंगाल का आधुनिक भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसलिए यहाँ पे हम डचों की पहली व्यापारिक कोठी याद रखेंगे, मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई थी 1605 ईस्वी में। इसके अलावा उनके बंगाल में जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे उनमें से चिनसुरा और कासिम बाजार भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आगे अगर हम बात करें तो डचों के बारे में एक खास बात ये है कि डच भारत में सूती वस्त्र के व्यापार को अपनी प्राथमिकता देते थे। यानी कि जहाँ पुर्तगीज मसालों और जड़ी बूटियों के व्यापार पे अपना ध्यान केंद्रित करते थे, वहीं डच जो थे वे भारत में सूती वस्त्रों के व्यापार को उन्होंने प्राथमिकता दिया और भारत से सूती वस्त्रों का निर्यात करने वाली जो पहली यूरोपीय कंपनी थी वो डच ही थी। तो इस प्रकार दोस्तों इसे हम ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि वे मसालों या अन्य वस्तुओं का व्यापार नहीं करते थे, लेकिन हम प्राथमिकता को देखें तो डच भारत से सूती वस्त्र यानी कि फैब्रिक, रेशम इत्यादि के वस्त्रों को व्यापार करने को अपनी प्राथमिकता देते थे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो अंग्रेजों और डचों के बीच में संघर्ष भी हुआ और एक बेदारा का युद्ध होता है। बेदारा का युद्ध 1759 ईस्वी में लड़ा गया था और ये युद्ध अंग्रेजों वर्सेस डच के बीच हुआ था और इस युद्ध में डचों की पराजय हुई थी और अंग्रेज इसमें विजयी हुए थे। और इसके बाद से डचों का भारत से पतन हो जाता है और डचों और अंग्रेजों के बीच में एक समझौता हो जाता है। इसके बाद जो डच हैं वे इंडोनेशिया, मसाला द्वीप, जावा और सुमात्रा आदि द्वीपों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो दोस्तों, बेदारा का युद्ध हम याद रखेंगे। बेदारा का युद्ध ही निश्चित रूप से डचों का भारत से पतन का प्रमुख कारण था। बेदारा बंगाल में स्थित एक जगह है, वहाँ पे अंग्रेजों और डचों के बीच युद्ध हुआ 1759 में। इस युद्ध में डच पराजित हुए और फिर वे अपने भारत से व्यापारिक गतिविधियों को धीरे धीरे ख़त्म कर दिए और उन्होंने अपना जो व्यापारिक केंद्र इंडोनेशिया को बनाया और इंडोनेशिया की जो द्वीप है, मसाला द्वीप के नाम से जाने जाते हैं, जावा और सुमात्रा, उन द्वीपों पे अपना ध्यान केंद्रित किया। तो इस प्रकार भारत में डचों के बारे में कुछ खास नहीं है। इतनी ही सारे फैक्ट्स हमें याद करने होते हैं, ध्यान रखना होता है, इनसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आइए हम आगे बात करते हैं कि डचों के बाद भारत में जो यूरोपीय कंपनी आती है उनमें नाम आता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो अब हम इसका अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ और जो राजा थे वे जेम्स प्रथम थे। इसके अलावा ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ और जेम्स प्रथम के आज्ञा मिलने के बाद
दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में भारत के सूरत तट पे पहुंचता है। कैप्टन हॉकिंस जिस जहाज़ से भारत आया था उस जहाज़ का नाम भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। उस जहाज़ का नाम था हेक्टर। तो ये भी कभी परीक्षा में पूछ लिया गया है कि कैप्टन हॉकिंस भारत किस जहाज़ से आया था। तो हेक्टर नामक जहाज़ से कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 ईस्वी में भारत के सूरत बंदरगाह पे पहुंचा। सूरत जो कि गुजरात में स्थित है। यहाँ पे 1609 ईस्वी में वह जहांगीर के दरबार में पहुंचा। तो यहाँ पे दो बात ध्यान रखना है कि 1608 में वह भारत पहुंचा, लेकिन जहांगीर, मुगल शासक जहांगीर के दरबार में वह 1609 ईस्वी को पहुंचा। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पे हम ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जेम्स प्रथम का जो पत्र था जिसे कैप्टन हॉकिंस लेके आया था, उस पत्र में मुगल शासक अकबर का जिक्र था, यानी कि वो जो पत्र था वो अकबर के नाम से था। लेकिन 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है और उसके जो उत्तराधिकारी है उसका पुत्र जहांगीर मुगल बादशाह बनता है। तो इसको हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो पत्र था वो अकबर के नाम से था, लेकिन जब कैप्टन हॉकिंस भारत पहुँचा तो उस समय मुगल शासक जहांगीर था। तो इस प्रकार कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचा और जहांगीर से व्यापार की अनुमति प्राप्त की। व्यापार की अनुमति प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने सूरत में अपना व्यापारिक केंद्र बनाने का निर्णय लिया। उसका निर्माण कार्य भी शुरू किया गया। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि जो अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति दे देने के बाद जो सूरत के स्थानीय व्यापारी थे और जो पुर्तगीज व्यापारी भारत में पहले से ही व्यापार करते थे, उनसे और अंग्रेजों के बीच में प्रतिद्वंदिता होती है और उसका विरोध भी करते हैं। और उनके विरोध के कारण जहांगीर ने फिर सूरत में अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करने के लिए मना कर दिया था। तो इसलिए यहाँ से एक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है कि अगर हम ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी की जब बात करते हैं तो अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा रहता है। जैसे यहाँ पे दो नाम आता है, एक आता है मसूलीपट्टनम का 1611 ईस्वी में, और कहीं कहीं लिखा रहता है कि अंग्रेजों की पहली कोठी सूरत में बनाई गई थी 1613 ईस्वी में। तो इसके पीछे वजह क्या है आप इसको समझ पा रहे होंगे कि कैप्टन हॉकिंस जब जहांगीर से अनुमति प्राप्त करता है तो 1608 ईस्वी में ही सूरत में व्यापारिक केंद्र बनाने की प्रयास शुरू कर देते हैं। लेकिन सूरत के व्यापारी, जो सूरत के स्थानीय व्यापारी हैं और जो पुर्तगीज हैं, उनके विरोध के कारण जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के लिए फिर मना कर दिया। इस प्रकार अंग्रेज सूरत में अपने व्यापारिक कोठी का निर्माण नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा अस्थायी रूप से हम देखें तो पूर्वी तट पे मसूलीपट्टनम चूँकि पूर्वी तट पे स्थित है आंध्र प्रदेश में, अंग्रेज सूरत को छोड़कर फिर मसूलीपट्टनम में अपना एक अस्थायी रूप से व्यापारिक केंद्र स्थापित करते हैं। तो इस प्रकार 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी बनाई गई थी। लेकिन हम यहाँ पे देखें तो सर थॉमस रो, जो कि दूसरा जेम्स द्वितीय का दूसरा दूत था, वह 1613 ईस्वी में भारत में आया और फिर उसने जहांगीर से व्यापार की अनुमति प्राप्त की और उसके बाद सूरत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठी का निर्माण किया। तो इस प्रकार हम यहाँ पे देख सकते हैं सन वाइज कि सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास 1608 में किया गया था, लेकिन विरोध के कारण वो प्रयास फिर असफल रहा। उसके बाद 1611 में मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी स्थापित की गई और फिर 1613 में सूरत में अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। तो इस प्रकार से अगर आपसे प्रश्न पूछे तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं कि अंग्रेजों का भारत में 3 प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे, यानी कि 3 प्रमुख प्रेसिडेंसियाँ थीं, बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। तो आइए हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने कैसे बंगाल, मद्रास और बम्बई को अपने अधिकार में लिया। सबसे पहले बात करते हैं मद्रास की। तो मद्रास को हम देखें यहाँ पे तो 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डी नामक एक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया, यानी पट्टे मतलब लीज पर लिया। तो इस प्रकार अंग्रेजों को मद्रास लीज पे प्राप्त हुआ, चंद्रगिरी के शासक से प्राप्त हुआ, 1639 ईस्वी में प्राप्त हुआ। इसको आप ध्यान रख सकते हैं। और मद्रास में ही बाद में अंग्रेजों ने एक सेंट जॉर्ज किले की स्थापना की। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों का जो मद्रास में किला है, वर्तमान में आज भी वो भवन देखने को मिल सकता है। उसका नाम सेंट जॉर्ज किला है, जो कि मद्रास में
स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बम्बई की कहानी आपने पुर्तगालियों के वाले टॉपिक में ही पढ़ा था। बम्बई वास्तव में अंग्रेज़ों को दहेज के रूप में मिलता है। तो 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हो जाता है और इस प्रकार जो बम्बई है, जो कि पहले पुर्तगालियों के अधिकार में था, वो बम्बई पुर्तगालियों के द्वारा दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को दे दिया जाता है और चार्ल्स द्वितीय 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। तो इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई प्राप्त होता है। और दोस्तों यहाँ पे बम्बई, जो आधुनिक बम्बई शहर है, उसका संस्थापक की बात करें तो एक अंग्रेज ऑंगियर हैं। ऑंगियर यानी कि ये बम्बई के संस्थापक माने जाते हैं, तो इनका भी नाम हमें ध्यान रखना है। फिर हम आते हैं कि बंगाल पे। बंगाल अंग्रेज़ों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हो गया था। तो बंगाल कैसे प्राप्त हुआ इसको देखते हैं। तो 1651 ईस्वी में शाह शुजा जो कि शाहजहाँ का पुत्र था, औरंगजेब का भाई था और शाहजहाँ के समय में वह बंगाल का सूबेदार हुआ करता था। तो 1651 ईस्वी में शाह शुजा से अंग्रेज़ों ने बंगाल में व्यापारिक अनुमति प्राप्त की और उस व्यापारिक अनुमति को निशान कहा जाता है। तो निशान क्या है, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। एक दस्तक होता है, उसकी हम बात आगे करेंगे, और एक यहाँ पे निशान है। निशान क्या होता है, तो 1651 में शाह शुजा के द्वारा जो अंग्रेज़ों ने बंगाल में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी, उसे ही निशान कहा जाता है। तो यहाँ पे अनुमति प्राप्त होती है व्यापार करने की। उसके बाद अगर हम देखें तो 1200 रुपये में अंग्रेज़ों ने गोविंदपुर सूतानाटी, जो कि बंगाल का ही क्षेत्र है, गोविंदपुर सूतानाटी प्राप्त कर लिया। यानी कि 1200 रुपये किराया देकर, वार्षिक किराया देकर अंग्रेज़ों ने गोविंदपुर सूतानाटी जैसे क्षेत्र को व्यापार करने के लिए ले लिया। इसके बाद अगर हम देखें तो हुगली उनका एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करता था अंग्रेज़ों का, कलकत्ता या धूल नदी के तट पे। तो हुगली में अंग्रेज़ों ने एक किले की स्थापना की थी, उसको कहते हैं फोर्ट विलियम किला। फोर्ट विलियम किले की स्थापना अंग्रेज़ों ने हुगली में किया था और वहीं से अपने व्यापारिक कार्यों का संचालन करते थे। अगर यहाँ पे हम देखें तो हुगली में फोर्ट विलियम किले का जो प्रथम प्रमुख है, वो उसका नाम आता है चार्ल्स आयर का। ये जो चार्ल्स आयर है, यह फोर्ट विलियम किले का प्रथम गवर्नर कह सकते हैं या प्रथम प्रमुख अधिकारी कह सकते हैं, चार्ल्स आयर। इसके बाद अगर हम देखें तो 1717 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने फर्रुखसियार से कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली और इसे ही दस्तक कहा जाता है, जिसकी बात हम आगे क्लास में भी करेंगे। दस्तक क्या है दोस्तों, तो 1717 ईस्वी में फर्रुखसियार ने अंग्रेज़ों को, फर्रुखसियार एक मुग़ल शासक था, मुग़ल शासक फर्रुखसियार ने अंग्रेज़ों को बिना टैक्स दिए हुए कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी। तो इस प्रकार अंग्रेज़ों को बंगाल में अब बिना टैक्स दिए हुए बिना कर दिए हुए व्यापार करने का अनुमति मिल जाती है। इसके बाद अगर फिर आगे देखें तो बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है 1765 ईस्वी में, और इस इलाहाबाद की संधि के अनुसार अंग्रेज़ों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है। यानी कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा में कर वसूलने का अधिकार भी अंग्रेज़ों को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित की। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्वाली का युद्ध यहाँ पे जिक्र किया गया है। स्वाली का युद्ध जो कि 1612 ईस्वी में लड़ा गया था। स्वाली का युद्ध अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों के बीच लड़ा गया था। दोस्तों जब अंग्रेज़ भारत में आए तो उनका जो पहले से यहाँ पे पुर्तगीज थे, व्यापार में संलग्न थे, उनसे इनका संघर्ष भी होता है और एक यहाँ पे स्वाली का युद्ध देखने को मिलता है। अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों के बीच में लड़ा गया था 1612 ईस्वी में, और इस युद्ध में पुर्तगीज पराजित हुए थे और अंग्रेज़ इसमें विजयी हुए थे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्वाली का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे देखा कि डचों के बारे में, और यहाँ पे हमने देखा ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिशर्स के बारे में। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें एक और फैक्ट हमें देखना है कि हुगली जो है बंगाल में उनका प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, और हुगली में ही एक बार एक अंग्रेज है, उसका नाम है जॉर्ज चाइल्ड। इस जॉर्ज चाइल्ड ने हुगली में एक बार मुग़लों के जहाज़ को लूट लिया। इसके बाद औरंगजेब
ने अपनी सेना भेजकर अंग्रेज़ों को दंड दिलवाया और उन्हें खदेड़ दिया। और इस प्रकार अंग्रेज़ फुल्टा नामक द्वीप, एक द्वीप है वहाँ पे बंगाल में, फुल्टा नामक द्वीप पर जाके अंग्रेज़ों ने शरण लिया। तो ये भी परीक्षा में पूछा गया है कि किस मुग़ल शासक ने अंग्रेज़ों को फुल्टा नामक द्वीप पर शरण लेने के लिए बात किया था या फिर उनको सेना भेज कर उस पर कार्रवाई की थी। तो इसको हम ध्यान रख सकते हैं कि जॉर्ज चाइल्ड नामक अंग्रेज़ ने मुग़लों के जहाज़ को लूट लिया था और उसके बदले में औरंगज़ेब ने अपनी सेना भेजकर अंग्रेज़ों की पिटाई करवाई थी और अंग्रेज़ फुल्टा द्वीप पर भाग के शरण लिए थे। और फिर उसके बाद इसी जॉर्ज चाइल्ड ने जाके औरंगज़ेब से माफ़ी भी मांगी थी और फिर से बंगाल में अपनी व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। तो इस प्रकार ये सारे तथ्य जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इनकी हमने चर्चा किया है। और आगे हम फिर अगले क्लास में देखेंगे फ्रांसीसियों के बारे में और डेन के बारे में। इसके बाद से धीरे धीरे हमारा जो क्रम है वो चलता रहेगा और हम आधुनिक इतिहास को ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों अभी आज के लिए ही इतना ही और आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।